नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि करण गुलेरिया किसी शख्स से मिलने के लिए बड़े ही बन ठन के बड़े अच्छी तरह से तैयार होकर वो एक सीक्रेट रास्ते से आते हैं। वो महल से अपनी गाड़ी को भी 500 मीटर दूर पर खड़ी करते हैं ताकि किसी को भी उन पर संदेह ना हो कि वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। अब तक करण गुलेरिया उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे। वहां पर उस शख्स को देखते ही करण गुलेरिया एकदम से उसकी गर्दन को पकड़ देते हैं। जब उस शख्स को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है तब वो अपनी जान की भीख मांगता है। तब करण गुलेरिया उसे गुस्से में छोड़ तो देते हैं, लेकिन वो अभी भी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। करण गुलेरिया अब उस शख्स से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे परिवार की तरफ देखने की भी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही बच्चों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। पहले तुमने आकाश की किडनैपिंग की और उस नकली आकाश को हमारे गुलेरिया हाउस में भेज दिया। क्या सच में तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी या तुम्हें शायद अब मेरे नाम का कोई डर ही नहीं था? तुम्हें पता भी है कि तुमने गुलेरिया परिवार पर हाथ डाला था। अरे उस वक्त मुझे पता नहीं था कि इस सब के पीछे तुम हो, क्योंकि उस समय मैं भी नहीं सोच पा रहा था कि ये सब तुम्हारा काम है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो मेरी मिलने की इच्छा तो तभी ही थी तुमसे, लेकिन उस समय मैंने इस बात को भी बच्चों के ऊपर छोड़ दिया। और यहाँ तक ही नहीं, तुमने उसके बाद रोहित का एक्सीडेंट भी प्लान किया था और फिर अनिका की किडनैपिंग भी। उसके बाद भी तुमने ना जाने कितने ही दिनों तक मयूर को भी उसे अजगर के भरम में ही रखा था। वहां से तो अच्छा हुआ कि अनिका मयूर को बचा कर लेके आई। शुक्रगुजार हूँ मैं अपनी बेटी अनिका का कि मेरे होते हुए भी उसे ये सब करना पड़ा। वही अपने भाइयों को बचा के लेकर आई है। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम करण गुलेरिया के परिवार पर इस तरह से उसके परिवार को हानि पहुंचाओगी? क्या तुम्हें शायद मरने से भी डर नहीं है? कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि करण गुलेरिया कौन है, या फिर तुम वो भूल गई कि आखिर किस तरह से तुम और तुम्हारी वो दोस्त सौम्या पेरिस छोड़कर इंडिया गए थे? कैसे छोड़कर भागे थे? तुम भूल गई क्या तुम उन सब चीजों को? इतने साल क्या हो गए कि तुम्हें तो अब ये भी याद नहीं रहा कि तुम किसके मुंह में जाकर शिकार करने की कोशिश कर रही थी। वो भी राजस्थान के एक छोटे से ही गांव थी ना तुम्हारी वो फ्रेंड। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब सामने खड़ी दमयंती कहती है कि तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आखिर तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले? मैंने जो किया मैंने ठीक किया और मुझे उस चीज का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। दमयंती की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और अब वो उसे कहते हैं, क्या तुम जानती हो कि मैंने अब तक तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? अरे अगर मैं चाहता था तो मैं उसी समय ही तुम्हें मार देता, क्योंकि सालों पहले तुमसे गलती से एक अच्छा काम हुआ था। उसी काम की वजह से मैंने तुम्हें अब तक जिंदा छोड़ा हुआ था। नहीं तो तुम्हारी इतनी हिम्मत के जब तुमने अनिका की किडनैप की थी, जब तूने मेरे परिवार पर ही हमला करने की कोशिश की थी तो मैं तुम्हें उसी समय ही मार सकता था। मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था तुम्हारे उसे खंडर में जाकर तुम्हें मारना। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है कि किस काम की बात कर रहे हो तुम? आखिर कौन सा अच्छा काम कर दिया मैंने जो तुम्हारी नजरों में अच्छा था? दमयंती के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया खामोश रहते हैं और फिर वो दमयंती से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि आखिर तुमने क्यों अंजलि के बच्चों को हॉस्पिटल से चुराया था? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे हर चीज का पता है कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तुमने जो जो कांड किए हैं वो सब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बात अलग है कि अब तक उन चीजों को मैंने दुनिया के सामने आने नहीं दिया। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब दमयंती हैरानी से उसे देखती है, क्योंकि खुद दमयंती
भी ये सोचकर हैरान थी कि आखिर करण गुलेरिया को उस बात के बारे में कैसे पता है। उसे कैसे पता चला कि अंजलि के बच्चों को मैंने ही चुराया था। लेकिन अब उन्हीं बातों को सोचते हुए अब का दमयंती देवी करण गुलेरिया के आगे फिर से कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैंने यहाँ पर अंजलि के बच्चों को उस समय पर चुराया था। लेकिन अगर तुम उस बात के बारे में जानते हो तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि आखिर वहां पर उन बच्चों को मेरे हाथ से किसने छीना था, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक मैं ही नहीं थी जो कि अंजलि के बच्चों को चुराना चाहती थी। वहां पर कोई और भी आदमी थे जिन्होंने मेरे भी हाथ से उस बच्चे को छीन लिया था। करण अब दमयंती की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते, इसलिए दमयंती अब फिर से हैरानी से अपने बाहर आते हुए दमयंती फिर से कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा मिस्टर करण, कहना क्या चाहते हो तुम? और ये मत भूलो कि मैंने अपनी जान पर खेलकर अंजलि के बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय मैं खुद भी 7 महीने से प्रेग्नेंट थी, इसलिए मैंने उसकी बेटी को बचा लिया था। लेकिन वो लोग मुझसे अंजलि के बेटे को छीन कर चले गए थे। मैं नहीं जानती वो लोग कौन थे। आखिर कौन थे वो लोग और क्या तुम उनके बारे में जानते हो? दमयंती के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया फिर से खामोशी रहते हैं, क्योंकि इस बात के बारे में करण गुलेरिया दमयंती से कोई भी बात नहीं करना चाहते थे। और फिर अब करण गुलेरिया दमयंती से कुछ देर रुकने के बाद कहते हैं, तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें बस अपने काम से मतलब रखो। वो कौन थे कौन नहीं उससे तुम क्या ही कर लोगे और ये जानने का हक तुम्हारा नहीं है। करण गुलेरिया अब दमयंती से कहते हैं कि तुम अपने बच्चे को अंजलि के बच्चे से बदलना चाहती थी ना, यही ख्वाहिश थी ना तुम्हारी, शायद इसी वजह से ही तुमने अंजलि के बच्चों को चुराने के लिए तुम हॉस्पिटल गई थी ना। अब करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब दमयंती कुछ देर तो चुप रहती है, वो अपनी आंखों को नीचे करती है, जिसकी वजह से करण गुलेरिया भी अब अपनी बात को अच्छे से पहचान गए थे। हालांकि करण गुलेरिया भी इस बात को जानते थे कि दमयंती देवी का अंजलि के बच्चों को चुराने का मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि वो अंजलि के बच्चों से अपने बच्चों को बदलना चाहती थी, और शायद इसीलिए ही दमयंती ने अंजलि के बच्चों को चुराने की कोशिश की। अब करण गुलेरिया की इस बात पर अब दमयंती कहती है कि हाँ, मैं यही तो करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि राजीव गुलेरिया जितना प्यार अंजलि के बच्चों को देता वो उतना ही प्यार मेरे भी बच्चों को देता, मेरे बच्चों को नहीं देता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले अंजलि के बच्चों को किडनैप कर दूं और फिर मैं अपने बच्चे को अंजलि को दे देती, और मेरी किस्मत ने भी उस समय मेरा साथ दिया था, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। मैं जब अंजलि के बच्चे को चुराने के लिए उसके वार्ड में गई थी तो मैंने देखा था कि वहां पर पहले से ही किशन मल्होत्रा वार्ड के बाहर खड़े हुए हैं, इसलिए मैंने सौम्या के हाथों फोन करवाकर किशन मल्होत्रा को वहां से हटवा दिया। किशन मल्होत्रा जब कुछ पल के लिए वार्ड से वहां से गए तो मैं अब जल्दी से मेरे पास मौका था कि मैं अंजलि के वार्ड में अब चुपचाप जा सकूं, क्योंकि उस समय पर किशन मल्होत्रा इतनी ध्यान से वहां पर पहरेदारी कर रहे थे कि वो वहां से हिल ही नहीं रहे थे। लेकिन सौम्या के फोन करने से हमारा प्लान अब हमें सक्सेस होता हुआ नजर आया, इसलिए मैंने बिना टाइम वेस्ट किए ही मैं अंजलि मल्होत्रा के अंजलि रायजादा के वार्ड में गई। और जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि वहां पर अंजलि ने 2 बच्चों को जन्म दिया हुआ था। वहां पर 2 बच्चे लेटे हुए थे, उनमें भी एक लड़का था और एक लड़की थी। मैं उन दोनों को ही उठाकर उस हॉस्पिटल से भागने ही वाली थी कि तभी पता नहीं अचानक से कुछ लोग मेरे सामने आ गए थे और उन लोगों ने मेरा रास्ता भी रोक दिया। बड़ी ही हिम्मत करके मैंने उन लोगों से पूछा कि कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन फिर वो लोग उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और ना ही मुझे कुछ बताया, और वो जबरदस्ती अब उसे बच्चों को मेरे हाथों से छीनने लगे थे। मैंने भी उस समय पर हिम्मत भी नहीं हारी, मैंने बड़ी ही हिम्मत करके उनसे फाइट किया था। हालांकि मैं उस समय खुद इतनी वीक महसूस हो रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने उन बच्चों को उन्हें छीनने नहीं दिया। लेकिन क्योंकि मैं अकेली थी और वो कई थे, इसलिए अब उन्होंने मेरे हाथ से बच्चों को छीन लिया। मैं अंजलि की बेटी को तो बचाने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि मेरे हाथ में 2 बच्चे से थे, इसलिए एक को तो उन्होंने छीन लिया था, लेकिन जिसको उन्होंने छीना था वो अंजलि का बेटा था और मैं उसकी बेटी को बचा पाई। मैं उसके बेटे को नहीं बचा पाई क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से कवर ही नहीं कर पा रही थी। ये कहते हुए ही अब दमयंती अपनी पुरानी यादों में ही खो जाती है कि कैसे उसने बड़ी मुश्किल से अंजलि की बेटी को बचा तो लिया था और फिर वो सौम्या के साथ अब बस में अपना मुंह छिपाकर राजस्थान के लिए निकल भी गई थी, क्योंकि यही दमयंती का प्लान था कि वो उसके बच्चे को लेकर सीधा ही राजस्थान जाएगी। लेकिन उस वक्त दमयंती की हालत बस में ही काफी खराब थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से अब वो खुद
को संभाल रही थी कि तभी सौम्या ने दमयंती से पूछा कि अब हम क्या करेंगे। दमयंती, क्या तुमने आगे के बारे में सोचा है? सौम्या की बात सुनकर अब दमयंती हाँ में अपना सिर हिला देती है कि हाँ, मैंने सब सोच रखा है। लेकिन अब सौम्या के मन में एक कन्फ्यूजन चल रही थी, इसलिए सौम्या को इतना कन्फ्यूज होता हुआ देखकर अब दमयंती सौम्या से कहती है, क्या बात है, तुम इतनी चिंता में क्यों नजर आ रही हो? क्या तुम कुछ सोच रही हो क्या? सौम्या की दमयंती की ये बात सुनकर अब सौम्या कहती है, हाँ मैं सोच रही हूँ दमयंती, अगर तुम्हें बेटा हुआ तो तुम फिर क्या करोगी? क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो अंजलि की बेटी है, तो तुम फिर कैसे बदलोगी? तुम अपने बच्चे को यहाँ पर अंजलि के बच्चे से कैसे बदल पाओगी? क्योंकि तुम्हारे पास बेटी है, और अगर तुम्हें बेटा हुआ तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना। क्योंकि अगर तुम्हें बच्चे को बदलना है तो तुम्हें भी बेटी होना बहुत ही जरूरी है। सौम्या की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है कि अंजलि को पता है कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन वो अपनी बेटी के बारे में अभी नहीं जानती है। ये कहते हुए ही अब दमयंती के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि दमयंती और सौम्या ने ही उस डॉक्टर और उस नर्स को पैसे दिए थे, क्योंकि उन्होंने पैसों के बदले उनको खरीद लिया था। उन्होंने पैसों के बदले डॉक्टर और नर्स को ये कहा था कि इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, इवन अंजलि को भी इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक बेटा है, एक बेटी है। इसलिए इन दोनों के कहे अनुसार ही डॉक्टर और नर्स ने भी अब तक अंजलि को यही कहा था कि उसे ने बस एक बच्चे को जन्म दिया और वो बॉय है। ये कहते हुए ही अब दमयंती अपने पेट पर अपना हाथ बड़े ही चतुराई से फेरती है, क्योंकि उसे अपने किए हुए पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। और उसने के ऐसा करते ही अचानक से उसके पेट में इतनी जोर से दर्द हुआ कि वो एकदम से ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। दमयंती को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर अब तो सौम्या के भी हाथ पांव एकदम से फूल गए थे कि अब वो ऐसी हालत में क्या करे। आखिर एकदम से दमयंती को क्या हुआ है, क्योंकि सौम्या भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि अभी दमयंती का 7वां महीना चल रहा था। तो अभी सौम्या ने भी इस बात के बारे में नहीं सोचा था कि ये शायद उसकी प्री डिलीवरी भी हो सकती है। दमयंती को ऐसे दर्द में कराता हुआ देखकर अब सौम्या जल्दी से दमयंती के हाथों से उस बच्ची को ले लेती है, ताकि बच्ची को कोई भी नुकसान ना हो। और फिर सौम्या अब दमयंती के सिर पर हाथ फेरने लगती है। उसे लगा कि शायद दमयंती को ये दर्द ऐसे ही हो रहा होगा, क्योंकि उसने तो खुद उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी के बारे में ख्याल भी नहीं आया था। फिर अब वो उसे हौसला देती है कि बस हम जल्दी से वहां पर राजस्थान पहुंच जाएं, उसके बाद हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। कुछ ही देर में जब दमयंती का दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था, तो तब सौम्या ने बस में ही बैठी हुई औरतों से उसकी मदद के लिए कहा। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि उस समय बस में एक डॉक्टर था, इसलिए सभी जब वो डॉक्टर वहां पर उसके पास उठकर आए तो वो डॉक्टर ने अंदाजा लगा लिया था कि इसको अभी ये डिलीवरी पेन है। इसलिए डॉक्टर ने जब सौम्या से ये कहा कि ये इसकी डिलीवरी का पेन है, तब सौम्या डॉक्टर की बात से हैरान होते हुए ही कहते हैं, बट डॉक्टर इसका तो अभी डिलीवरी का टाइम पास भी नहीं है। सौम्या की इस बात को सुनकर अब डॉक्टर भी समझ जाता है कि ये उसे प्रीमैच्योर डिलीवरी है, इसलिए डॉक्टर भी अब सौम्या को हॉस्पिटल में जाने की सलाह देता है। लेकिन सौम्या को तो अभी वहां पर कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पर आसपास कोई हॉस्पिटल है भी या नहीं। इसलिए सौम्या अब आश्चर्य से डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर क्या आप अभी कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे तो यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में भी पता नहीं है। कहीं जब तक ये हॉस्पिटल में जाएगी, कहीं इसको या इसके बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। सौम्या की इस बात को देखकर और उसे इतना घबराया हुआ देखकर अब डॉक्टर अब सौम्या को का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि घबराओ मत, मेरे साथ चलो, यहाँ पर पास में ही एक हॉस्पिटल है। इसलिए अब डॉक्टर के कहे अनुसार सौम्या अब उन औरतों की मदद से अब वो भागकर दमयंती को एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जिसे वहां पर डॉक्टर ने ही सलाह दी थी। और अब वो डॉक्टर भी उसमें उसकी हेल्प कराता है, और फिर वो उसे जल्दी से इमरजेंसी के लिए वहां पर हॉस्पिटल के स्टाफ को बुलाती है, जिसमें वो पहले वाला डॉक्टर भी उनकी मदद करता है। फिर उन सब की मदद के साथ अब तक दमयंती वहां पर से एडमिट तो हो जाती है। फिर अब जल्दी से वहां पर दमयंती का ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। इधर दूसरी तरफ सौम्या अपने गांव की एक लड़की से कहती है कि तुम बस से गांव में चली जाओ और मासा यानी कि रुद्रमा देवी को कहना कि दमयंती यहाँ पर एडमिट है, उसको अभी लेबर पेन शुरू हुआ है, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाए, क्योंकि इस समय मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या
क्या करना चाहिए। सिर्फ मासा ही इस समय उसकी हेल्प कर सकती है और मासा का इस समय दमयंती के पास होना बहुत ही जरूरी है। सौम्या की ये बात सुन सौम्या का ये संदेश लेकर अब वो लड़की जल्दी से बस में वापस चढ़ जाती है। एक तरफ सौम्या को दमयंती की चिंता थी तो वहीं दूसरी तरफ सौम्या के हाथ में जो बच्ची थी अभी वो भी बहुत ही रो रही थी। वो लड़की बहुत ही बिलखिलाई जा रही थी। हालांकि सौम्या उसे चुप कराने की बहुत ही कोशिश कर रही थी, लेकिन सौम्या जितनी भी कोशिश कर रही थी उसे शांत कराने की, वो लड़की उतनी ही ज्यादा ही रोती जा रही थी, क्योंकि वो एक न्यू बॉर्न बेबी थी और अब तक उसने दूध तक नहीं पिया था, इसलिए उसे भूख लगी हुई थी। उस बच्ची को इतना बिलखिलाता हुआ देखकर तभी एक नर्स उसके पास आई, क्योंकि उससे उस बच्ची को ऐसे रोता हुआ नहीं देखा जा रहा था। जब वो नर्स सौम्या के पास आई तो उसने सौम्या को कहा कि मैडम, आप सबसे पहले बच्चे को फीड कराइए, क्योंकि बच्चा भूख के मारे रो रहा है। नर्स की ये बात सुनकर अब सौम्या एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो खुद उसकी माँ नहीं थी, भला वो उसे फीड कैसे करा सकती थी। और इसके बारे में तो सौम्या ने भी अब तक सोचा ही नहीं था कि आखिर अगर बच्चे को भूख लगी है तो अब वो क्या कर सकती है। सौम्या को इतना कंफ्यूज देखकर अब नर्स उसे कहती है, क्या हुआ मैडम, आप इसे फीड क्यों नहीं करा रही। नर्स की ये बात सुनकर अब सौम्या कहती है, क्योंकि ये मेरी बच्ची नहीं है इसलिए मैं इसे फीड कैसे करा सकती हूँ। अब सौम्या की बात को सुनकर अब वो नर्स कहती है, ओके ठीक है, आप ये बच्ची को मुझे दीजिए, मैं देखती हूँ, मैं इसके लिए कुछ दूध वगैरह का इंतजाम करती हूँ। और अब सौम्या के हाथ से उस बच्ची को लेकर अब वो नर्स अंदर की तरफ चली जाती है और फिर कुछ ही देर के बाद वो उसे वापस लेकर आती है। तो सौम्या देखती है कि वो बच्ची अब सो चुकी थी, क्योंकि नर्स ने उसे दूध पिलवा दिया था। इसकी वजह से अब वो उसकी भूख खत्म हो गई थी और अब वो आराम से सो रही थी। कुछ ही देर के बाद अब डॉक्टर भी दमयंती के रूम से बाहर आए और फिर अब वो सौम्या से कहते हैं कि इन्हें ऐसी हालत में फाइट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इनके कपड़ों से ही लग रहा है कि ये किसी से लड़ झगड़ कर आ रही हैं। हमें इनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ेगी हमें इनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ी। सॉरी, हमने आप लोगों से पूछा नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कराते तो इससे बच्चे और माँ दोनों को ही खतरा होता। कॉन्ग्रेचुलेशन, इन्हें बेटी हुई है। इनकी ये इतना ही कहते हुए ही अब डॉक्टर भी वहां से चला जाता है और यहाँ सौम्या अब चैन की सांस लेती है, क्योंकि अब दमयंती खतरे से बाहर थी और अब उसका बच्चा भी सुरक्षित था। अब सौम्या यही सोचती है कि अब वो कैसे दमयंती की बेटी को अंजलि तक पहुंचाएगी और अंजलि की बेटी को अपने पास रखेगी। सौम्या वहीं बनी हुई एक बेंच पर बैठ जाती है। सौम्या का तो अब पूरी तरह से ही दिमाग घूमा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस यही कह रही थी कि वो यही सोच रही थी कि आखिर ये सब क्या होगा। अब वो गोद में ली हुई छोटी सी बच्ची को अब वो कैसे वहां पर भेजेगी। वो सोचती है कि इस बच्ची को वो दमयंती की बच्ची के साथ ही सुला दे और फिर वो जल्दी से दमयंती के रूम में जाकर अपने हाथ में लिए हुए उस बच्चे को दमयंती की बच्ची के बगल में ही सुला देती है और फिर वो उस रूम से निकलकर पास के ही बने हुए बेंच पर बैठ जाती है। अब वो भी इतनी थक चुकी थी कि उसे भी आभास नहीं होता कि कब उसकी बेंच पर ही आंख लग गई। अब तक सुबह होने वाली थी कि तभी उस हॉस्पिटल में रुद्रमा देवी आती है और फिर वो सामने सौम्या को देखकर समझ जाती है कि दमयंती का रूम कहीं आसपास ही है। इसलिए अब वो जल्दी से सौम्या के पास जाती है और फिर पास वाले रूम की तरफ देखती है तो उन्हें सामने लेटी हुई दमयंती दिखाई देती है। इससे पहले कि रुद्रमा देवी अंदर जाती तो तभी उन्हें पीछे से किसी के आने का एहसास होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक नर्स दमयंती के रूम की तरफ ही आ रही थी और फिर अब वो दमयंती के रूम में जाती है तो वो देखती है कि वहां पर 2 बच्चे थे। वो उन दोनों को ही देखकर वहां से चली जाती है नर्स के, क्योंकि नर्स अच्छे से जानती थी कि एक बच्ची यहाँ पर एक औरत के हाथ में पहले ही थी जिसे वो यहाँ पर लेकर आई थी। इसलिए नर्स अच्छे से समझ जाती है कि एक यहाँ पर वो बच्ची है। नर्स के जाने के बाद रुद्रमा देवी बड़ी ही जल्दी से दमयंती के रूम में जाती है और फिर वो उन दोनों ही बच्चियों को अपने हाथ में लेती है और फिर वो दमयंती के रूम से बाहर जाने लगती है, क्योंकि रुद्रमा देवी ने यहाँ पर सौम्या को नहीं उठाना उचित नहीं समझा था। क्योंकि रुद्रमा देवी जब से उसे दमयंती की प्रेगनेंसी की बात पता चली थी तब से ही वो इसके खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि दमयंती राजीव के बच्चे को जन्म दे, इसलिए वो इससे खिलाफ थी। इसलिए सौम्या अभी नींद में थी, इसलिए
रुद्रमा देवी के पास भी एक अच्छा मौका था कि वो अब ऐसे दमयंती के बच्चे को उससे गायब कर सकती थी। इसके बारे में किसी को कुछ भी पता भी नहीं चलता। लेकिन जैसे ही रुद्रमा देवी दोनों ही बच्चियों को लेकर वहां से बाहर निकलती है तो बेंच पर बैठी हुई सौम्या की आंख एकदम से खुलती है, तो उसने देखा कि उसकी माशा के हाथ में दोनों बच्चियां थी। ये देखकर सौम्या फटी हुई आंखों से रुद्रमा देवी को देख रही थी और फिर वो दौड़कर उनके सामने आ जाती है और फिर वो उनसे कहती है, रुक जाइए मासा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। रुद्रमा देवी अब सौम्या से कहती है कि मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और ये सब मुझे तुमसे जानने की जरूरत भी नहीं है। मुझे अभी तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। तुम दोनों को मैंने वहां पर पढ़ने के लिए भेजा था और तुम देखो मेरी बेटी का क्या करके वहां से लेकर आई हो। ये कहते हुए ही अब रुद्रमा आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर सौम्या उनके सामने जाकर ये सोच रही थी कि वो आखिर कैसे बचाए वो यहाँ पर दमयंती की बेटी को। वो अपनी माँ साहिब को अच्छी तरह से जानती थी कि वो इन्हें बच्चियों के साथ क्या करने वाली थी, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही इनके खिलाफ थी और इसलिए उसका अंदाजा उसने लगा लिया था। सौम्या ने अब रुद्रमा देवी से दमयंती की बच्ची को छीनने की कोशिश की और फिर सौम्या दमयंती की बेटी को ले लेती है कि तभी रुद्रमा देवी ने सौम्या को धक्का दे दिया, जिससे वो लड़खड़ाने लगी। लेकिन फिर भी उसने दमयंती की बेटी को बचा लिया था, क्योंकि सौम्या अच्छे से पहचानती थी, क्योंकि उसके पास वो पहले वाली बच्ची काफी समय तक रही थी। हालांकि वो बचाना तो दोनों को चाहती थी, लेकिन इतनी हड़बड़ाहट में बस वो दमयंती की बेटी को ही बचा पाई। लेकिन उसके गिरने की वजह से अब सौम्या के सिर पर एक चोट लग गई थी। बाहर की आवाज से अब दमयंती की आंखें जब एकदम से खुलती है तो अब वो धीरे धीरे अपने बेड से उठने लगी और फिर वो बाहर की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में जब वो दरवाजे के पास लड़खड़ाते हुए आई तो वो देखती है कि सौम्या नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और उसके हाथ में एक बच्चा है। इससे पहले कि दमयंती कुछ सोच पाती, उसे एक बच्ची के साथ बाहर जाते हुए उसकी माँ दिखाई देती है, क्योंकि उसकी माँ दौड़कर वहां से बाहर निकल रही होती है। वो उन्हें माँ कहकर चिल्लाने लगती है, लेकिन रुद्रमा दमयंती की आंखों के सामने से एकदम से ही गायब हो जाती है। वो पीछे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती, क्योंकि वो यहाँ पर एक बच्ची को चुराने में कामयाब हो चुकी थी। यहाँ दमयंती जैसे तैसे सौम्या के पास पहुंचती है तो उसने देखा कि सौम्या के सिर पर गहरी चोट आई हुई थी। दमयंती आवाज देकर अब सौम्या को होश में लाने की कोशिश करती है। तभी वहां पर एक नर्स आ जाती है और वो कहती है कि अभी आपको अपने बेड से उठना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही तो आपकी डिलीवरी हुई है। ये कहते हुए ही वो दमयंती को वहां जो सौम्या के पास बैठी हुई थी उसे उठाती है और फिर वो उसे बेंच पर बैठा देती है। तो वहीं वो सौम्या के हाथ से अब उस बच्ची को भी ले लेती है और फिर अब वो उस बच्ची को दमयंती को पकड़ाकर अब उसके रूम तक लेकर जाती है और फिर वो दमयंती को बैठा देती है और फिर दमयंती को लेटने के लिए कहती है और फिर अपने हाथ में लिए हुए बच्चे को भी दमयंती के बगल में ही लेटा देती है। इतना सब करने के बाद वो नर्स अब वहां से निकलकर सौम्या को देखती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं है। सौम्या की पल्स को चेक करने के बाद अब वो नर्स समझ जाती है कि ये सिर्फ बेहोश हुई है, वो उस खतरे से खाली है। इसलिए वो सौम्या को पास के ही बेंच पर फिर से उठाकर बैठा देती है और वो उसके लिए ड्रेसिंग ट्रे लेकर आती है और ड्रेसिंग ट्रे लाने के बाद अब वो सौम्या के सिर पर एक बैंडेज लगा देती है। उसके बाद अब वो सौम्या के चेहरे पर पानी डालने लगती है ताकि वो उसकी बेहोशी से बाहर आए। कुछ ही देर में सौम्या को होश आने लगता है तो वो सामने खड़ी नर्स से पूछती है कि मेरे हाथ में जो बच्ची थी वो कहाँ पर है, क्योंकि जैसे ही सौम्या को होश आया वो एकदम से हड़बड़ा गई थी कि उसने एक बच्ची को तो बचा लिया था। इसलिए अब वो उस बच्ची को के बारे में पूछती है कि उसे डर था कि कहीं रुद्रमा देवी उस बच्ची को फिर से बेहोश होने के बाद उसके हाथ से उठाकर ना लेके गई हो। सौम्या के इस सवाल पर अब नर्स जवाब देती है कि वो बच्ची अपनी माँ के साथ है, वो सुरक्षित है। नर्स की ये बात सुनकर अब सौम्या के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि फाइनली उसने दमयंती की बच्ची को तो उसकी माँ से बचा लिया था। और फिर अब वो अपनी जगह से धीरे से उठकर अब दमयंती के रूम की तरफ जाने लगती है। जल्दी ही अब वो दमयंती के रूम में चली जाती है। वो देखती है कि दमयंती लेटी हुई कुछ सोच रही थी। सौम्या अब दमयंती के पास जाकर बैठती ही हुई कहती है कि माँ साहिब अंजलि की बेटी को लेकर चली गई। सौम्या के मुंह से ये सुनते ही दमयंती ने कहा कि आज कह दिया है, आगे से ये मत कहना वो मेरी बेटी है। अब अंजलि का उस बच्ची से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि अंजलि को तो उस बच्ची के बारे में पता भी नहीं था। दमयंती की ये बात सुनकर अब सौम्या उसे फटी हुई आंखों से देख रही थी कि आखिर दमयंती ऐसा क्यों कह रही है।
सौम्या को ऐसे हैरानी में देखकर अब दमयंती कहती है कि अगर उस बच्ची को मेरी माँ की वजह से कुछ भी हुआ तो मैं उन्हें जान से मार दूंगी। दमयंती की ये बात सुनकर अब सौम्या कहती है कि तुम पहले शांत हो जाओ और इस वक्त अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारी बच्ची तो तुम्हारे पास सुरक्षित है ना। और वैसे भी हम जिस काम के लिए दिल्ली आए थे वो काम तो हो ही गया है। हमें अब हमने सारी ही प्रेग्नेंट औरतों के नामों की लिस्ट उन्हें भेज दी है। अब वो लोग जाने और उनका काम जाने। ये कहते हुए ही अब सौम्या कहती है कि मैं माँ साहब को ढूंढने जाती हूँ, पता नहीं वो उस बच्ची के साथ क्या ही करेंगी, क्योंकि उनके मन में तुम्हारे बच्चों के बारे में नफरत ही इतनी भरी हुई थी कि पता नहीं वो कौन सा कदम उठाएंगी। दमयंती अब अपने इतने सभी ख्यालों में ही थी कि तभी वो करण से पूछती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेरी बच्ची को ढूंढने में, क्योंकि जो बच्ची उस समय पर मेरी माँ ने चुराई थी उसके बारे में मैं आज तक नहीं जान पाई हूँ। दमयंती के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तुमने उस बच्ची को बचाया जरूर था, लेकिन अपने मतलब के लिए, क्योंकि वो बच्ची तुम्हारी नहीं थी, इसलिए ये सब ड्रामा मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। उस समय भले ही तुमने उन लोगों से उस बच्ची को बचा लिया था, लेकिन आगे आगे क्या, क्योंकि तुम तो उसे अपने मतलब के लिए ही तो यूज करना चाहती थी और शायद इसी वजह से ही तुम उसे अपनी बेटी कह रही थी। नहीं तो तुम्हारे जैसी मतलबी बदल औरत किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा कह ही नहीं सकती। इन बातों में मैं विश्वास नहीं करता, और ये सच तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि जिस बच्ची को तुम अपना कह रही हो वो तुम्हारी नहीं है, और अब तुम्हें उस बच्ची से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही दमयंती ने करण गुलेरिया के कॉलर को एकदम से पकड़ लिया। हालांकि वो जानती थी कि वो किसका कॉलर पकड़ रही है, लेकिन करण की इस बात से दमयंती का गुस्सा एकदम से हाई हो जाता है और उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि वो किसका कॉलर पकड़ रही है, और वो करण गुलेरिया के कॉलर पर झपट्टा मार देती है कि वो मेरी बेटी है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो बच्ची मेरी नहीं है। आखिर उस अंजलि ने किया ही क्या है उस बच्ची के लिए। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसने एक बेटी को भी जन्म दिया है, लेकिन मैंने तो उस बच्ची को ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, और जो मैं आज तक भी कर रही हूँ, यहाँ तक कि अपनी 3 साल की बच्ची को अपनी माँ के भरोसे छोड़कर यहाँ मैं पेरिस भी आ गई थी। दमयंती की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तुम अपने गिल्ट में उसे ढूंढ रही थी, ना कि उस बच्ची के बारे में सोचकर, क्योंकि तुम्हारी माँ की वजह से उस बच्ची ने बहुत कुछ सहा था, इसी वजह से तुम उस गिल्ट में थी। दमयंती ने जब करण की आंखों में देखा तो उसे अपने लिए गुस्सा नजर आ रहा था, क्योंकि कुछ पल के लिए दमयंती भी भूल गई थी कि आखिर उसने क्या किया। अब दमयंती ने कहा कि अगर तुम कुछ भी मेरी बच्ची के बारे में जानते हो तो प्लीज मुझे बता दो, और ये कहते हुए ही वो उसके कॉलर को छोड़ देती है। करण गुलेरिया के आगे बढ़ते हुए अपने हाथों से अब दमयंती के गालों को दबाते हुए अब करण गुलेरिया कहता है कि मेरे परिवार से दूर रहो, समझ गई तुम, और ये वार्निंग मैं तुम्हें बार बार नहीं दूंगा। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो आई स्वेयर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्वाति और अंजलि दोनों के ही बच्चों की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया दमयंती को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, क्योंकि अभी दमयंती ने करण का जो कॉलर पकड़ा था उसे शायद ये इसी चीज की ही उम्मीद थी, और उसके गालों को छोड़ देता है। दमयंती अब पीछे जाकर गिरती है। करण गुलेरिया की इस बात पर अब दमयंती कहती है कि ये तुम इसलिए तो नहीं कह रहे हो क्योंकि दोनों के ही बच्चों के बाप तुम हो। दमयंती के इस सवाल को इग्नोर करते हुए अब करण गुलेरिया कहते हैं कि लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे परिवार से दूर रहो और मेरे मैटर से भी। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया वहां से जाने लगते हैं कि तभी वो कुछ सोचकर एकदम से रुक जाते हैं, और फिर वो दमयंती की तरफ देखकर कहते हैं कि सालों पहले जब किंग के डर से तुम और सौम्या यहाँ से चली गई थी और तुम दोनों ने इस काम को छोड़ दिया था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों ने फिर से इस काम को शुरू किया। इसकी क्या वजह हो सकती है? तुम्हारे अंदर जलन तो हमेशा से ही थी स्वाति को लेकर, और स्वाति और अंजलि के लिए सबसे ज्यादा थी, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन तुम बुरी इंसान नहीं थी, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि टैलेंट की कमी तो तुम्हारे अंदर भी नहीं थी, तो इसलिए तुम्हारी क्या मजबूरी थी? क्या सालों बाद तुम्हें गुलेरिया परिवार से बदला लेना था? क्या इसीलिए ही तुमने ये सब किया था? करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है कि तुम मेरी मजबूरी नहीं समझोगे। अगर मैं तुम्हें बताने की भी कोशिश करूंगी तो तब भी तुम उसे नहीं समझ पाओगे।
जब दमयंती ने देखा कि करण शांत है तब उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम स्वाति और अंजलि, तुम तीनों से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तुम सब को ये भी नहीं पता कि तुम्हारा दुश्मन कौन है और कौन नहीं। मुझे तो तुम अपना दुश्मन ही मानते हो ना, लेकिन उनका क्या जो दोस्त बनकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं, जो पीछे से तुम्हारी पीठ में खंजर खोपने की तैयारी करते रहते हैं। दमयंती की ये बात सुनकर अब करण हैरानी से उसे देखते हुए पूछता है कि क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। ये पहेलियां मेरे आगे मत बुझाओ वरना इसका अंजाम तुम अच्छी तरह से जानती हो। करण गुलेरिया के इस सवाल पर धमकी पर दमयंती एक सरकास्टिक स्माइल करते हुए कहती है कि पहले तुम मुझे मेरी बेटी के बारे में बताओ, उसके बाद मैं शायद तुम्हें कुछ बताने के बारे में सोचूं। दमयंती की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ वो सालों तक गुलेरिया हाउस में ही पली बड़ी थी। ये कहते हुए अब करण गुलेरिया दमयंती की तरफ देखते हैं। दमयंती अब एक गहरी सोच में थे कि तभी उसके दिमाग में एक बात याद आई और फिर उसने पूछा कि क्या वो व्योमा ही थी, क्या वो बच्ची व्योमा थी, क्योंकि दमयंती भी इस बात को जानती थी कि करण गुलेरिया ने व्योमा को गोद लिया हुआ था। इसलिए अब क्योंकि व्योमा ही अब इस दुनिया में नहीं बची ही थी, इसलिए दमयंती का शक सीधा ही व्योमा पर जाता है। दमयंती की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया में भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब दमयंती के पैरों से एकदम से ही जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है कि तुम्हारे दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही हैं, ढूंढ सके तो उन्हें ढूंढ लो। ये कहते हुए ही अब दमयंती वहां से तेज कदमों से निकल जाती है। तो वहीं दमयंती अब करण गुलेरिया के लिए ना जाने कितने ही सवालों को छोड़कर चली गई थी। एक तो ये कि आखिर क्या मजबूरी हो सकती है दमयंती की, और दूसरा ये कि कौन है वो दुश्मन जिसने उनके ही परिवार में अपनों का नकाब पहना हुआ था। ये सोचते हुए अब करण गुलेरिया अब अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं और फिर वो कुछ ही देर में अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब वो ड्राइवर से कहते हैं कि जहाँ से लेकर आए हो बस मुझे वहीं पर ही लेकर चलो। ये सुनते ही अब ड्राइवर भी अपनी गाड़ी को उसी डायरेक्शन की तरफ चलाने लगता है। यहाँ अपनी विंडो से बाहर देखते हुए गाड़ी में बैठे हुए करण यही सोचते हैं कि जिस जगह से मैंने व्योमा को अडॉप्ट किया था, वो जिस वजह से मैंने व्योमा को अडॉप्ट किया था वो पूरा हुआ। अब कोई भी अंजलि की बेटी तक नहीं पहुंच सकता। अब बस निखिल भी ये बात अनिका और रोहित को ना बताए और व्योमा ही वही बच्ची थी जिसे अंजलि ने जन्म दिया था, क्योंकि अब बस इस बात के बारे में अब निखिल ही जानता है। वो भी बस अपना मुंह बंद रखे और वो इसके बारे में रोहित और अनिका को कुछ भी ना बताए। करण गुलेरिया अब अपने इन्हीं सब ख्यालों में ही था कि तभी वो दूसरी तरफ दमयंती भी अभी हैरान और परेशान थे कि आखिर किसी तरह से अंजलि के दोनों बच्चे गुलेरिया हाउस तक पहुंच गए थे, क्योंकि वो यही नहीं चाहती थी कि उसके दोनों ही बच्चे गुलेरिया हाउस तक पहुंचे। लेकिन उनकी डेस्टिनेशन ही शायद ऐसी ही तय हुई थी, क्योंकि आकाश को तो खुद करण गुलेरिया ने अपना बच्चा समझा था और व्योमा को उसने अडॉप्ट किया हुआ था। यहाँ पर दमयंती अभी भी हैरान थी कि वो जो चीज नहीं चाहती थी आखिर वही हुआ और अंजलि के दोनों ही बच्चे वहां पर पहुंच गए थे। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि करण ही जरूर अंजलि के बच्चों का बाप है, क्योंकि करण की ही वजह से दोनों बच्चे ही गुलेरिया हाउस में पहुंचे हैं। दमयंती अभी इन्हीं सब ख्यालों में ही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब कॉलेज के अपार्टमेंट में आ गई थी। दमयंती ने अपने चेहरे को एक कपड़े से कवर किया और फिर वो तेजी से अपार्टमेंट के अंदर चली गई और अब वो जल्दी से एलिवेटर में जाकर उसने अब 6th फ्लोर के बटन को प्रेस कर दिया और कुछ ही देर में अब वो उस फ्लोर पर पहुंच जाती है और अब जल्दी से अपने कदमों को तेज बढ़ाते हुए अब वो राजीव गुलेरिया के फ्लैट की तरफ चली जाती है, क्योंकि दमयंती यहाँ पर राजीव गुलेरिया के साथ ही इसी 6th फ्लोर पर ही रह रही थी। अपने पर्स से फ्लैट की निकाल कर अब वो दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती है और फिर वो दरवाजे को बंद कर देती है। अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए अब उसे राजीव गुलेरिया की आवाज सुनाई देती है कि आखिर कहाँ गई थी तुम, वो भी बिना बताए। राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब दमयंती कहती है कि बस ऐसे ही। ये कहते हुए ही अब दमयंती जाकर सोफे पर बैठ जाती है और एक गहरी सोच में वहां पर बैठकर अब वो कुछ गहराई से सोचने लगती है।
दमयंती अभी यही सोचती है कि क्या उस बच्चे की किस्मत में मौत ही थी। पहले मेरी माँ ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और फिर वो अब ऐसे मर गई। दमयंती को किसी गहरी सोच में इतना देखकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि आखिर क्या हुआ है, क्या सोच रही हो तुम। राजीव गुलेरिया की इस सवाल पर अब दमयंती कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला था कि सालों पहले मेरी बेटी पेरिस में है। दमयंती के इस सवाल पर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि मैंने कुछ डिटेक्टिव हायर किए थे हमारी बेटी के लिए, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि उस हॉस्पिटल से तुम्हारी एक बच्ची को लेकर निकलने के बाद तुम्हारी माँ ने उसे कहीं दूर बने हुए जंगल के पास एक वीरान बिल्डिंग में मरने के लिए छोड़ दिया था और फिर कुछ दिनों के बाद वो बच्ची एक आदमी के साथ पेरिस एयरपोर्ट पर मिली थी। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैंने बोल दिया था कि वो पेरिस आ गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बताया था। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है कि तुम क्या उसे मेरी बेटी कहते हो, वो तुम्हारी भी तो बेटी है ना, तुम क्यों बार बार उसे मेरी मेरी बेटी कह रहे हो। दमयंती की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है, वो बस एक गलती थी और गलती कभी बेटी नहीं होती। राजीव गुलेरिया की इस बात पर दमयंती कहती है कि अंजलि के फोन पर तुमने उसके बेटे को अपना मान लिया था। जस्ट अंजलि ने तुम्हें उस समय एक फोन ही किया था और उससे ही तुमने उसे अपना बेटा मान लिया था। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि उसके बेटे के पिता तुम हो भी या नहीं। आखिर तुम ये भेदभाव क्यों करते हो, क्योंकि मेरी बेटी तो ये तुम जानते हो कि तुम्हारा ही खून थी, तो तुम दो बच्चों में ऐसे भेदभाव कैसे कर सकते हो। दमयंती की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि प्यार और गलती में फर्क है, नहीं जानती क्या तुम, क्योंकि तुम मेरी गलती थी और अंजलि मेरा प्यार थी। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब दमयंती अपने मन में ही सोचती है कि अच्छा ही हुआ कि अंजलि के बच्चों का पिता करण है, अगर वो दोनों बच्चे राजीव के ही होते तो ये तो मेरी जान ही ले लेता। अगर इसे पता चला कि हॉस्पिटल से अंजलि के बच्चों को मैंने ही किडनैप किया था तो सच में ये तो मुझे मार ही दे। लेकिन जिस डॉक्टर ने और नर्स ने अंजलि की डिलीवरी की थी, आखिर वो मरे कैसे, क्योंकि यहाँ पर दमयंती अभी भी हैरान थी कि उन डॉक्टर और नर्स की मौत कैसे हो गई थी, किसने मारा होगा उन्हें, क्या वो सच में सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था या फिर किसी की सोची हुई साजिश थी। क्योंकि जिस डॉक्टर और नर्स को यहाँ पर दमयंती ने उस समय पर अपने फेवर में कर लिया था, उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी या दमयंती अपने ख्यालों में ही थी। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में रोहित और अनिका के रूम में अब तक चिराग, अब्दुल और निखिल सभी आ गए थे। रोहित ने निखिल से कहा कि तुम्हें जितना भी पता है एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हमें बताओ। रोहित की ये बात सुनकर अब निखिल कहता है कि ओके सर, और फिर सभी रोहित के ही रूम में बने हुए सोफे पर बैठ जाते हैं और फिर निखिल अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अनिका मैडम, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि आपके पापा के रियल 3 भाई थे। सबसे पहले किशोर गुलेरिया यानी कि सिद्धार्थ गुलेरिया के फादर, और फिर उनके बाद थे राजीव गुलेरिया यानी कि राजीव गुलेरिया। निखिल की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि हाँ, दमयंती की बेटी लच्छो उन्हीं की बेटी थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए निखिल कहता है कि और फिर आते हैं करण गुलेरिया जो कि आपके पापा हैं, और फिर है अनुपम गुलेरिया जिन्होंने आकाश गुलेरिया को अडॉप्ट किया था। सभी अभी बड़े ही ध्यान से निखिल की ही बातों को सुन रहे थे। निखिल अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि उस वक्त गुलेरिया परिवार के हेड को हमेशा ही कंफ्यूजन रहती थी कि आखिर वो अपनी लेगेसी किसे देंगे, क्योंकि बिजनेस में राजीव गुलेरिया और करण गुलेरिया दोनों के ही दिमाग का कोई भी जवाब नहीं था। दोनों ही एक दूसरे के लिए, दोनों में ही सेम ही बिजनेस को चलाने की थिंकिंग थी उस वक्त पर, लेकिन उनके इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से उस वक्त करण गुलेरिया को हेड ऑफ द फैमिली चूज कर लिया गया था। आखिर क्या हुआ था ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, कुछ जरूर बड़ा ही हुआ था उस समय पर। और हाँ, रही बात आपकी मामी की बच्ची की, तो वो कुछ साल बाद ही उसके करण गुलेरिया ने अडॉप्ट कर लिया था। ये सुनते ही अब अनिका फटी हुई आंखों से बस निखिल को ही देख रही थी। इससे पहले ही अनिका कुछ कहती, रोहित ने अपना एक हाथ अनिका के हाथ पर रख दिया और उसे वहीं पर ही चुप करा दिया, क्योंकि अभी रोहित पूरी ही बात को जानना चाहता था। अभी वो यहाँ पर निखिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। रोहित के इस एक्शन पर अब अनिका हैरान जरूर थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है।
तो वहीं चिराग और अब्दुल भी अभी सोच समझ गए थे कि इस वक्त उनके बॉस क्या चाहते हैं। निखिल की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि तुम्हारे हिसाब से व्योमा ही वो बच्ची थी जिसे अंजलि मामी ने जन्म दिया था। रोहित के इस सवाल पर अब निखिल भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। अब रोहित अपनी जगह से उठकर कहता है कि अब तो बात बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है कि व्योमा के साथ क्या हुआ था, ये तो हम सब जानते ही हैं। वैसे भी अब मुझे नहीं लगता कि हमें अंजलि मामी को ये बताने की जरूरत है कि उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया था, क्योंकि अगर वो उनका दूसरा बच्चा इस दुनिया में होता तो शायद हम उसे ढूंढने की कोशिश करते या उसके बारे में अंजलि मामी को बताते। लेकिन अगर वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है तो यहाँ पर अब कोई भी लॉजिक नहीं रह जाता कि अंजलि मामी को उसके दूसरे बच्चे के बारे में बताया जाए। रोहित की ये बात सुनकर अब निखिल कहता है कि आप सही कह रहे हैं सर। निखिल की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वरना बाहर कान लगाकर जो खड़ी है ना भूमिका, वो बंद दरवाजे से ही अंदर आ जाएगी। अनिका की ये बात सुनकर सभी अब दरवाजे की तरफ देखते हैं। निखिल भी अब अनिका की ये बात सुनकर अब एकदम से हैरान हो जाता है। निखिल अब जल्दी से दरवाजे के पास जाता है और वो एक झटके से अब उस दरवाजे को खोल देता है, क्योंकि अनिका की बात से अब निखिल समझ गया था कि बाहर केवल भूमिका ही हो सकती है, क्योंकि भूमिका कई बार ऐसे ही खड़ी होती थी। एकदम से दरवाजा खोलने की वजह से भूमिका अब सीधा ही निखिल के ऊपर ही गिरने वाली थी कि तभी निखिल ने उसे गिरने से बचा लिया। भूमिका ने जब खुद को संभालते हुए सामने देखा तो रोहित उसे घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि रोहित को अभी गुस्सा आया हुआ था भूमिका की इस हरकत पर कि वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं अनिका उसे एक सरकास्टिक स्माइल दे रही थी। इससे पहले कि रोहित भूमिका को कुछ भी कहता, अनिका ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे चुप रहने का इशारा करती है। और फिर अनिका भूमिका से कहती है कि क्या हुआ भूमिका, निखिल के बिना रहा नहीं जा रहा क्या? तुम तो उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रही हो। हम जहाँ भी देखते हैं तुम उसी के ही इर्द गिर्द मिलती हो। अनिका की इस बात पर अब भूमिका कहती है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम सब मेरे बिना यहाँ पर क्या प्लान कर रहे हो, क्योंकि हर एक प्लान में मैं तुम्हारे साथ शामिल होती हूँ, लेकिन अब तुम सब कौन सी ऐसी खिचड़ी पका रहे हो जिसमें तुम मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। भूमिका की इस बात पर अब सभी खामोश रहते हैं। तो यहाँ पर निखिल अब जल्दी से भूमिका को लेकर उसके रूम की तरफ जाने लगता है। तो वहीं अनिका अपने रूम के दरवाजे को अब बंद कर देती है, क्योंकि अब निखिल भूमिका को इतनी जल्दी यहाँ से बाहर लेके गया था, क्योंकि निखिल नहीं चाहता था कि भूमिका को इसके बारे में कुछ भी पता चले। और इधर दूसरी तरफ से अनिका भी अब दरवाजे को बंद कर देती है। फिर वो रोहित की तरफ देखती है। अनिका को इस तरह से देखकर अब रोहित कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें खुद ही पापा के कंप्यूटर को हैक करना होगा। अगर सच जानना है तो उसके लिए तुम्हें ये करना ही होगा। और फिर रोहित चिराग को देखते हुए कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो पता लगाओ कि दमयंती बच्चों को लेकर कहाँ गई थी उस समय पर, और उसने बच्चों के साथ उस समय पर क्या किया था। रोहित की ये बात सुनकर अब चिराग कहता है कि सर, इस काम को करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमें इस बात की जड़ तक जाने के लिए अपने आदमियों को राजस्थान भेजना होगा, क्योंकि ये कड़ियाँ अब वहीं से ही पूरी हो सकती हैं। चिराग की ये बात सुनकर अब अनिका भी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि सौम्या अभी भी मारवा हाउस में ही है, इसलिए सौम्या भी तो हमें उस बात के बारे में बता सकती है। यहाँ पर अनिका ये बात सुनकर अब सबके ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि सौम्या तो अभी तक अनिका के कब्जे में ही थी और उस समय दमयंती के साथ सिर्फ सौम्या ही थी, इसलिए अब सौम्या उन्हें ये बात बता सकती थी और उन्हें वहां से क्लू मिल सकते थे। इसलिए अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मैं प्रीति से कह सकती हूँ कि वो सौम्या से पूछे कि आखिर हॉस्पिटल से निकलकर वो और दमयंती कहाँ गई थी। अनिका की ये बात सुनकर अब चिराग कहता है कि इट्स अ गुड आइडिया मैम, और ऐसे तो फिर करण सर को भी पता नहीं चलेगा कि उनके मना करने के बावजूद भी हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे जानते थे कि करण अब उन्हें बच्चों के थ्रू भी उन्होंने कल ही उन्हें लंच यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए भी वार्निंग दी थी, इसलिए वो अब इस काम को छुप कर ही करना चाहते थे। चिराग की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर कुछ ही देर बाद चिराग और अब्दुल भी अब रोहित और अनिका के रूम से बाहर चले जाते हैं। तो वहीं रोहित अब अनिका से कहता है बच्चों के रूम में चलें। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है कि बस थोड़ी देर में, बस मैं एक बार प्रीति से इसके बारे में बात कर लूं, उसके बाद हम चलते हैं।
अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। यहाँ अनिका अब अपना फोन निकालती है और फिर वो प्रीति का नंबर डायल कर देती है। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से आवाज आती है कि हेलो दीदी, क्योंकि प्रीति भी काफी दिनों के बाद अनिका से बात कर रही थी। उसकी अनिका से बात हुए बहुत ही दिन हो गए थे, इसलिए जब प्रीति ने अनिका का नंबर अपने फोन पर फ्लैश होते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल और एक एक्साइटमेंट दोनों ही आ गई थी। इसलिए प्रीति अब जल्दी से फोन उठाकर कहती है, हेलो दीदी, कैसी हैं आप। प्रीति की इस बात पर अब अनिका भी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रीति, आई होप तुम भी पूरी तरह से ठीक होगी। पर अनिका की इस बात को सुनकर कहती है, हाँ दीदी, मैं भी पूरी तरह से ठीक हूँ और अब आपसे बात जो कर रही हूँ तो अब तो मैं और भी ठीक हो गई। अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, गुड, ठीक ही होनी चाहिए। वैसे तुम इस वक्त कहाँ पर हो। अनिका के इस सवाल पर अब प्रीति कहती है कि मैं भी मारवा हाउस में हूँ। वो जीजू ने कहा था ना कि मुझे आयशा आंटी के क्लोन के साथ ही रहना है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। वो आयशा आंटी नहीं है ना यहाँ पर। प्रीति की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि ओके ठीक है, लेकिन सौम्या कहाँ है। अनिका के एकदम से इस सवाल पर अब प्रीति हैरान जरूर होती है कि आखिर अनिका सौम्या के बारे में क्यों पूछ रही है, लेकिन अनिका के इस सवाल पर अब प्रीति कहती है कि वो सीक्रेट लैब में ही बने रूम में है। प्रीति की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि ओके ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। ये कहते हुए ही अब अनिका प्रीति को अपनी बात को आगे समझाने लगती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। कुछ देर के बाद जब अनिका ने पूरी ही बात को प्रीति को समझा दिया था तब प्रीति अनिका से कहती है, ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आप बताओ अगर वो नहीं मानी तो उसके बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं सिर्फ उसे मनाने के लिए कोशिश ही कर सकती हूँ। प्रीति की इस बात पर अब अनिका कहती है कि तो उसे भी वही इंजेक्शन लगा देना जो तुमने लच्छों को लगाया था। एक ही बार में तोते की तरह सब सच बोलने लगेगी। और हाँ प्रीति, इस बात को जितना ज्यादा हो सके इसे कॉन्फिडेंशियल ही रखना। ओमकार को भी इसके बारे में कुछ भी मत बताना, क्योंकि ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इस बात के बारे में कुछ भी पता चले। अनिका की ये बात सुनकर अब प्रीति कहती है, ओके दीदी। प्रीति की बात को सुनते हुए ही अब अनिका अपना फोन इधर से डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर वो रोहित को अब घूर घूर कर देखने लगती है। अनिका को अपनी तरह ऐसे घूरता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, क्या हुआ है अनिका, अब ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो तुम मुझे इस तरह से घूर घूर कर देख रही हो। क्या मैंने कुछ किया है क्या। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, क्या आपने मुझे अभी तक नहीं बताया है कि आपको कैसे पता चला था कि मारवा हाउस पर अटैक होने वाला है। क्योंकि अनिका को अब फिर से वो बात याद आ गई थी, क्योंकि अनिका 2-3 बार पूछ चुकी थी, लेकिन अभी तक उसको उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि अनिका ऐसी कोई भी बात नहीं है। अनिका, मुझे टाइम ही कहाँ मिला है, तुम ही तो देखो ना, तुम देख तो रही हो ना कि जब से हम यहाँ पर आए हैं मैं कहाँ मुझे टाइम लग रहा है तुम्हें कुछ भी बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे ये बात छिपाना चाहता हूँ। पहले हम बच्चों से मिलकर आए, फिर मैं तुम्हें पक्का सब कुछ सच सच बता दूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। रोहित की ये बात सुनकर अब इससे पहले कि अनिका उसे कुछ भी कहती, अनिका का फोन फिर से बजने लगता है, जिससे अब अनिका का ध्यान फिर से अब अपने फोन की तरफ जाता है। अनिका ने जब अपना फोन देखा तो उस पर राजलक्ष्मी का फोन आ रहा था। अनिका ने जैसे ही राजलक्ष्मी का फोन उठाया तो सामने से राजलक्ष्मी ने कहा, कैसी हो मैम। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अनिका कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कितने बार कहूँ कि तुम मुझे मैम मत कहा करो, तुम मेरी भाभी हो। इसके बाद अब राजलक्ष्मी हंसने लग जाती है। अब राजलक्ष्मी फिर से कहती है कि आपने मुझे किसकी डीएनए रिपोर्ट भेजी है। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि क्या बात है, तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राजलक्ष्मी कहती है कि इट्स रियली स्ट्रेंज, मेरे पास इस वक्त 4 डीएनए रिपोर्ट हैं और एक 5 साल के बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री है। राजलक्ष्मी अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ही कहती है कि 2 लोगों की डीएनए रिपोर्ट दी थी, जिसमें एक 30 साल के आदमी की थी और दूसरी रिपोर्ट है जो कि 50 साल की एक औरत की थी। एम आई राइट मैडम। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही है, वो आगे बताओ। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब राजलक्ष्मी कहती है कि आपने जो मुझे 5 साल के बच्चे की रिपोर्ट दी थी जो कि उसी 30 साल के आदमी की है। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि ऐसा क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो।
राजलक्ष्मी कहती है कि आपने जिस 5 साल के बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री दी थी ना, वो उसी 30 साल के आदमी की थी। और इतना ही नहीं, मेरे पास उसकी 8 साल की भी डीएनए रिपोर्ट है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है कि ये क्या कह रही हो तुम, कैसे तुम्हारे पास कहाँ से आई। अनिका की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है कि मैं सही कह रही हूँ, कुछ वक्त पहले ही मेरे पास एक 8 साल के बच्चे की और एक 30 साल के आदमी की डीएनए रिपोर्ट आई थी। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि इस वक्त मेरे पास एक इंसान की 3 रिपोर्ट है, एक 5 साल की मेडिकल हिस्ट्री और फिर एक 8 साल पर डीएनए रिपोर्ट और फिर एक 30 साल की डीएनए रिपोर्ट। मैं 100% श्योर हूँ कि ये तीनों ही रिपोर्ट एक ही इंसान की है। और इतना ही नहीं, मेरे पास इसके पेरेंट्स का डीएनए रिपोर्ट भी अवेलेबल है, एक उसके फादर का और दूसरा उसकी मदर का। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर तो मानो अनिका का सिर में एक ब्लास्ट सा हुआ है, क्योंकि अनिका समझ ही नहीं पा रही थी राजलक्ष्मी के पास इतना सारा डाटा कहाँ से आया। अनिका अब राजलक्ष्मी से कहती है कि मैं तुमसे थोड़ी देर में ही बात करती हूँ, और एक बात, तुम अभी किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगी, चाहे वो जो भी कोई क्यों ना हो। अनिका की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि बट मैं उन्हें तो बता सकती हूँ ना, जिन्होंने ये बाप बेटे की डीएनए रिपोर्ट मुझे दी थी। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि तुम अभी ऐसा कुछ भी मत करना, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, और हाँ, मैं थोड़ी ही देर बाद तुमसे फिर से बात करती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है ओके मैडम। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब अनिका अपना फोन एकदम से ही डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर वो अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि राजलक्ष्मी की इस बात को सुनकर अनिका को एक जोर से झटका सा लगा था। अनिका को वैसे इतना हैरान देखकर अब रोहित उसके बगल में ही बैठ जाता है और फिर वो उसे ही देख रहा था, और अब वो अनिका के पास जाकर कहता है क्या हुआ है अनिका, आखिर क्या बात हुई है तुम्हारी राजलक्ष्मी के साथ।